मित्रों राम राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मित्रों, आज की अभी एक सनसनीखेज खबर है। आप सबने भी शायद है कि न्यूज़ पर देखी होगी, आपको भी विदित हो गई होगी। अभी अभी कोर्ट से जो एक शरद पवार साहब, हमारे भारतीय राजनीति के पुरोधा, मैं उनको भारतीय राजनीति का पुरोधा तो मानता हूँ। एक लंबा, एक बहुत ही, आई विल से कि समवॉट 5-6 डिकेट्स का उनका राजनीतिक कैरियर है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे उनके लिए थोड़ा सा सहानुभूति है, अफसोस है कि एक ऐसी पार्टी जो उन्होंने अपने दमखम से, अपने एक्सपीरियंस से, और कह लीजिए कि अपने जीवन में उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की थी, उन सबको, मतलब पूर्व एक पुरजोर तरीके से उन्होंने जिस पार्टी को खड़ी किया था, आप सब जानते ही होंगे, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो उन्होंने कभी कांग्रेस में रहते हुए विद्रोह करके अपने दो अन्य साथी, उनमें से एक तारिक अनवर होते थे और पीएस संगमा जी होते थे, पूर्णो अगितोक संगमा जी, इन तीनों ने कुछ एक ऐसे मुद्दे थे, अगर आप सब याद कर सकें, कि सोनिया गांधी जी का विदेशी मूल का उन्होंने मुद्दा बनाया था, और इसी मुद्दे पर वे कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे। तो उस समय एक ये बहुत बड़ी मतलब कह लीजिए सनसनीखेज चीजें हुई थी। और विडंबना ये है कि चलिए, कांग्रेस से अलग हो गए, नई पार्टी का उन्होंने निर्माण कर लिया, और बहुत, अब देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि शरद पवार साहब भारतीय राजनीति के पुरोधा रहे हैं। उन्होंने इस पार्टी को वृहद रूप से महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया। नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, आई विल से कि एक समय तो ऐसा था कि कई प्रदेशों में उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, है ना। तो वो पार्टी आज उनके हाथ से निकल गई। हाँ जी, कोर्ट के आदेश के बाद अब वह पार्टी उनके अपने भतीजे, आप सब जानते हैं अजीत दादा पवार, उनको मिल गई है। टेक्निकली, और आप चाहे जैसा भी माने, पूरी तरह से एनसीपी इज नाउ ऑफ अजीत दादा पवार जी। अब देखिए, अजीत दादा पवार जी को यह पार्टी मिल गई है, सब कुछ है, और यह चीज एग्जैक्टली आप ऐसे कह लीजिए कि इट्स ए रेप्लिका ऑफ व्हाट हैपेंड विथ उद्धव ठाकरे साहब। जब उद्धव ठाकरे साहब ने, जो एक उनका 35 ईयर्स का कुछ एक ऐसा गठबंधन था भाजपा के साथ, जो कि ऐसा माना जाता था कि ये इट्स ए नेचुरल कोएलिशन ऑफ द टू पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की प्रकृति और विचारधारा बिल्कुल आइडेंटिकल थी। उस समय पर बाला साहब ठाकरे, जो आज भी, मैं आज भी कहता हूं कि आज भी सनातनियों के लिए हिंदू हृदय सम्राट पहले भी थे, आज उनका देहावसान हो चुका है, परंतु आज भी वे उसी शेर की भांति हम सब के, मेरे तो हैं ही हिंदू हृदय सम्राट जिसको बोलते हैं, तो वो मेरे हृदय के सम्राट हैं, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी। तो उनकी बनाई हुई वह पार्टी भी उनके पुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी ने गंवा दी। और गंवाई क्यों, आप सब बखूबी जानते हैं। कैसे, अब देखिए, हो सकता है महत्वाकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत से कुछ एक ऐसे काम व्यक्ति कर जाता है जो उसकी पृष्ठभूमि, जो उसके कह लीजिए कि पूरे बेस को हिला कर रख देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके देहावसान के बाद उद्धव ठाकरे जी ने कमान संभाली। और देखिए, एक तो तबका ऐसा भी था कि जो उद्धव ठाकरे साहब से ज्यादा कभी बहुत करीब थे वे स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के, और भतीजे उनके राज साहब ठाकरे,
तो उनको रियल सक्सेसर माना जाता था, सही में उत्तराधिकारी माना जाता था। परंतु अब हो गया, अब जो चूक हो जाती है, बाला साहब को भी कुछ अब ऐसे पुत्रों ही समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे साहब को उन्होंने कमान संभाली और वे भी काफी वयोवृद्ध हो चुके थे। फिर कालांतर में उनका परलोक गमन हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी को, अपने कोर वोट बैंक को ऑलमोस्ट आई विल से कि डिच करते हुए, या बिल्कुल मतलब द वे ही ट्रीटेड हिज आइडियोलॉजी एंड हिज कोर वोट बैंक ना, मतलब बहुतों को तो आज भी लगता है कि ऐसे कैसे, हाउ। अब जो भी हुआ सो हुआ। तो खैर, एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे वे कि उनके लिए और उनके विधायक, बाकी जो विधायक हैं जो शिवसेना की रियल आइडियोलॉजी पर चुनाव जीतकर आए थे, उनको समझ में आ गया था कि अगले विधानसभा में उनके लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो वोट बैंक होता है वो आपकी आइडियोलॉजी पर ही आपको वोट देता है। जिस दिन आप उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो वह जनाधार आपका खिसकने में समय नहीं लगता। एकनाथ शिंदे जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे और वे सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे। और देखिए साहब, फिर राजनीति है ना, सबको कैसे भी करके सत्ता चाहिए होती है, बाय हुक और बाय क्रुक, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल तो होता है। अब देखिए, हो सकता है इसमें फिर भाजपा ने अपनी ओर से जो भी उनको एड प्रोवाइड कर सकती थी, सौजन्य तो था कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि जिस प्रकार से सूरत जाते हैं वे अपने बागी विधायकों के साथ, फिर वहां से गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी में जाते हैं तो जितने विधायक गए थे उससे ज्यादा फिर बाद में और उनको ज्वाइन करते हैं। अरे बड़ा वैसा नाटकीय घटनाक्रम था, अगर आप सब याद कर सकें। तो फिर जब वो लौट के आते हैं तो सरकार ले उड़ते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार उस समय की, जो कि एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, और उद्धव ठाकरे साहब एट दैट टाइम मोर देन पब्लिक अपीयरेंस और इस कैबिनेट में अपीयरेंस या वहां की विधानसभा में अपीयरेंस से ज्यादा फेसबुक पर ज्यादा अपीयरेंस दे रहे थे। एक तरह से उनका बड़ा कटाव हो गया था अपने विधायकों के साथ ही, और बाकी पार्टी वर्कर्स जो लोकल लेवल पर होते हैं उनकी तो बात ही जाने दीजिए। तो इस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाया था शिंदे साहब ने, अपनी सरकार ले उड़े। फिर उसके बाद आ गई बात पार्टी की। तो फिर वही होता है जैसा कि चलता है कि वे फिर बात कोर्ट में गई, फिर कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली, और इस दौरान दोनों ही गुट अपने आप को रियल शिवसेना बताते रहे। और जब फैसला आया तो इट वाज वेरी शॉकिंग एंड डिसहार्टनिंग फॉर उद्धव ठाकरे साहब। वे अपनी पार्टी को मतलब खो चुके थे, जिसकी पीड़ा उनको, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो उनको शायद ही कि आज जितना पश्चाताप होता होगा, मोर और लेस आई विल से कि शायद ही कि शरद पवार साहब जैसा ही होगा। अभी मैं कल या परसों एक ट्वीट भी देख रहा था, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट वाज, कि शायद था कि उसमें उद्धव ठाकरे साहब ने ही एक अपील की थी। मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे मैं भी उस पर ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब को वे संबोधित कर रहे थे कि मोदी साहब, हम तो कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, ये तो आपने ही हमको दूर कर दिया था। तो देखिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अब आप समझ सकते हैं इस कहीं अगर आपको वह कोट मिल जाए, उनकी ट्वीट मिल जाए तो अवश्य देखिएगा। शायद है कि बहुत कुछ आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं साहब हम शरद पवार साहब के। तो उनके लिए वैसा ही झटका आज की शाम, बहुत जोर का झटका लगा, पार्टी उनके हाथ से जा चुकी। अब देखिए साहब, यहां पर भी एक गलती कहीं ना कहीं पवार साहब से हो रही थी, और पवार साहब से गलती ये हो रही थी कि जो अजीत दादा पवार हैं, उनके भतीजे हैं, हर कोई जानता है, तो वो कोई ड्राइंग रूम के लीडर नहीं है।
जितना मेहनत शरद पवार साहब ने की थी एनसीपी को महाराष्ट्र में खड़ा करने की और देश के अन्य हिस्सों में, तो वैसे उनसे कम मेहनत तो साहब मैं नहीं मानता कि अजीत दादा पवार ने उनसे कम मेहनत की थी। मेहनत उन्होंने भी उतनी ही की थी और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं से उनका लाइव कांटेक्ट था। परंतु शरद पवार साहब, अब देखिए साहब, पुत्र मोह पुत्री मोह रहता है, मानव स्वभाव है, हर किसी के साथ होता है। तो इसी पुत्र मोह में और पुत्री मोह में कह लीजिए कि वे सुप्रिया सुले को आगे करना चाह रहे थे, जो उनकी बेटी हैं, और पार्टी की कमान उनको सौंपना चाहते थे। और अजीत दादा पवार एक लंबे समय तक इस बात को देखिए जानते हुए भी पार्टी के साथ जुड़े रहे। मैं कहूँगा कि यह उनके धैर्य की परीक्षा थी। परंतु देखिए कोई चीज़ जब दबाई जाती है ना, फिर चाहे वो कोई आप स्प्रिंग दबा रहे हो या किसी की भावनाएं, एक समय आता है कि वह कंप्रेशन फिर ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ हुआ अजीत दादा पवार और एनसीपी शरद पवार साहब के साथ। अजीत दादा पवार ने फिर एक रिबेलियन का रूप ले लिया। एक मेजर चंक ऑफ एमएलएस ऑफ एनसीपी एट दैट टाइम, जिसके अध्यक्ष शरद पवार साहब होते थे, वे सेम एकनाथ शिंदे जी की तर्ज पर ले उड़े और अपना दावा ठोक दिया। वे जा मिले इस भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ, जा मिले। वंस अगेन हिज डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद पार्टी पर भी क्लेम कर दिया। अब देखिए साहब, जब इतने विधायक उनके साथ हों और मैं तो कहता हूँ कार्यकर्ता, निचले जो लोअर ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता, वे भी अगर उनके साथ हैं, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट ही वाज हैविंग अपर हैंड। और कोर्ट भी देखिए टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा ध्यान देता है, जो मैं समझता हूँ। तो टेक्निकली ही वाज साउंड कि पार्टी पर अजीत दादा पवार का सूनर और लेटर इट वाज बाउंड टू हैपन कि पार्टी पर उनका एक अधिकार हो जाएगा, और वो आज हो भी गया। तो देखिए शरद पवार साहब, मैं तो फिर भी कहता हूं कि देखिए उद्धव ठाकरे साहब के पास अभी थोड़ा, फिर भी कुछ भी कहिए, कुछ एक समय है, एक उम्र है कि अभी भी शायद है कि अगर कहीं कुछ पॉसिबिलिटी उनके लिए बनती होगी। हालांकि देखिए इस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तो अब ये दोनों अभी फिलहाल तो न्यूट्रल हो चुके हैं। अब ये चाहें भी तो, अब 90-100 दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, अब कोई नई पार्टी बना के उसका काडर खड़ा करना, कार्यकर्ता तैयार करना, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर कुछ मिराकल हो जाए तब की बात अलग है। हाँ, मिराकल भी हो सकता है अगर किसी प्रकार से शरद पवार साहब अगर अजीत दादा पवार को कन्विंस करके कुछ भी, अब देखिए चाचा भतीजों के बीच में कुछ भी हो सकता है, और अगर किसी भी प्रकार अजीत दादा पवार एटलीस्ट कुछ रिश्तों का ही वो रख के अपने काकाश्री को वापस पार्टी में ज्वाइन करा दें और उनको वो वैसा ही सम्मान दिला सकें। और देखिए पवार साहब को भी अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे उम्र के उस दौर पर हैं कि जहां पर अब एक कोई नई पार्टी खड़ी करना, और अभी जैसा मैंने कहा कि नया काडर, नए कार्यकर्ता, उन सबको तैयार करना, अब थोड़ा सा बस वही है कि फिर मिराकल वाली बात हो जाती है। और सेम इज विथ ठाकरे साहब एज वेल। अब इन दोनों के लिए संजीवनी देखिए साहब एक मिल सकती है। संजीवनी कैसे मिल सकती है कि, और संजीवनी दे सकते हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। एनडीए ज्वाइन करते हैं तब तो इनके पास कुछ न कुछ फिर भी रहेगा कि 2024 में ये रेलिवेंट बने रहेंगे। अदरवाइज इंडी एलियंस में इनकी रेलिवेंस खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों किसी भी तरीके से इंडी एलियंस के जो बाकी घटक दल हैं, खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस अब एक मेजर बन के उभर आई इन दोनों के पटाक्षेप होने से। पटाक्षेप शब्द आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट हियर इट इज, बट इन दोनों के पटाक्षेप से अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में तो खास तौर पे
पूरे कंट्रोल में आ गई है कि इन दोनों को अब उनकी अपनी मेहरबानी से कुछ दे दे तो दे दे, अदरवाइज ये दोनों नेता, चाहे फिर ठाकरे साहब हो या तो फिर पवार साहब हो, अब ये नेगोशिएशन करने के लायक नहीं रह गए हैं। जो भी मिलेगा तो कांग्रेस के रहमो करम से ही मिलेगा, ये दोनों ये जानते हैं। और जो एक ट्वीट की मैंने बात की थी ठाकरे साहब की, तो अगर इफ मोदी साहब इस यू नो काइंड टू हिम, तो देखते हैं कुछ रास्ता अगर निकल आता है तो शायद है कि कुछ इनका पॉलिटिकल कैरियर आई विल से कि सरवाइव कर जाए। अभी तो सर्वाइवल मोड पर आ गए हैं दोनों के दोनों नेता। अब रह गई बात सुप्रिया सुले जी की, तो अब उनके दादा मतलब भाई अजित पवार शायद है कि इतना तो कर ही देंगे कि बहन के लिए एक सीट उनकी बारामती की वे रिटेन कर लें, तो दैट विल बी फेयर इनफ आई थिंक। अब आज जो कंडीशन में उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा साहब, ये दोनों की जो बातें हुई दोनों बड़े मतलब खासतौर पवार साहब तो बहुत घाघ नेता, ठाकरे साहब भी उनके समकक्ष नहीं खड़े होते हैं, बट इन दोनों से इतर एक बिल्कुल मतलब इनके सामने तो अभी मैं कहूंगा कि वे बौने हैं, राजनीतिक रूप से बौने हैं, परंतु उन्होंने इन दोनों को एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि ही आउट परफॉर्म दिस टू। अब देखिए अभी वो एक प्रोबेबिलिटी है, आई डोंट नो कि वो हो सकता है कि एक र्यूमर भी हो सकता है कि कयास भी लगाए जा रहे हो। एंड इज नन अदर देन, शायद है कि अगर आप लोगों ने सुना होगा, कहीं पढ़ भी लिया होगा, तो वो है छोटे चौधरी साहब। हाँ जी, छोटे चौधरी साहब यानी कि जयंत चौधरी साहब। उनके दादा स्वर्गीय श्री चरण सिंह, उनके पिता श्री श्री अजीत सिंह, है ना, वे भी उनके दादा तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और अजीत सिंह साहब वे कई सरकारों के साथ केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने इन दोनों को देखिए, जिसको कभी रामविलास पासवान जी को मौसम विज्ञानी कहा जाता था कि वे रुख भांप लेते थे कि रुख किधर, हवा का रुख किधर है, अब वे उसके साथ चले जाते थे। तो जयंत चौधरी जी ने कुछ वैसे ही हवा का रुख भांपते हुए, अब देखिए साहब मैं भी इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, 14 फरवरी का ऐसा बताया जा रहा है कि औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि वे भाजपा एनडीए के साथ हैं या इंडिया अलायंस में ही बने हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी ने उनको ऑफर कर दिए कि भाई 4 सीटें 5 सीटें आप लड़ लो, और ऐसा ही कोई ऑफर ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि एनडीए की ओर से भी उनको ऑफर किया गया है। परंतु हवा का रुख अगर चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब अगर भांप लिए हैं, तो ये उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक बिग बूस्टर होगा। क्योंकि देखिए आज हर कोई जानता है कि मोदी सरकार की वापसी 90 या 95% कंफर्म है। खड़गे साहब भी संसद में बोल गए थे कि अब की बार आप तो 400 पार एनडीए के लिए, भले वो मजाक में ही कहे होंगे, बट हो गया, लोगों ने लपक तो लिया। खैर साहब, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बूस्टर होगा। और देखिए उसमें अगर 2 से 3, अगर मैं बोलता हूँ 4 सीटें भी ऑफर की गई, उनमें से भी अगर चारों की चारों सीटें ले आए, तो वे तो फिर केंद्र में मंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता, और वो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए और भी एक बड़ा, आई विल से इट विल बी ए माइलस्टोन फॉर जयंत चौधरी जी। सेम वे उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी एक बहुत बूस्टिंग डोज मिल जाएगी, उसका विस्तार हो जाएगा। अभी वो जो कुछ एक पार्टिकुलर शायद है कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जाटलैंड जिसको कहा जाता है, वहां के ही नेता कहलाते हैं। मे भी है कि वे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में ही एटलीस्ट उनका प्रचार प्रसार, उनका बेस और फैल जाएगा। तो अगर वे ऐसा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, सो आई विल गिव हिम ए थम्स अप, एंड रियली आई विल से कि वे शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब से तो कहीं ज्यादा मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई, जयंत चौधरी जी ने। और बिल्कुल सही समय पर उनका यह जो डिसीजन है, इफ इट इज, मैं बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं क्योंकि फॉर्मली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अगर यह करना जा रहे हैं तो बिग थम्स अप फॉर हिम एंड बेस्ट विशेस फॉर हिम। क्योंकि उससे अभी देखिए ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 की उम्र के वे नेता हैं, और उनका एक अपना वोट बैंक है। आज जो उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने उनको पास ऑन किया है,
तो वो उसको रिटेन करने में बहुत सक्षम है और वे रिटेन कर रहे हैं। अनलाइक उद्धव ठाकरे साहब एंड अब और भी बहुत से हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जिनमें से इंडी एलियंस के जो सबसे बड़े चेहरे बन रहे हैं राहुल गांधी जी ने, तो उनसे तो खैर बहुत इज आउट परफॉर्मिंग इफ सो, इफ जो भी, अगर मैं भी उसको रूमर ही मान रहा हूँ, अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट फॉर्मली अनाउंस्ड, तो एक थम्स अप तो बनता है जयंत चौधरी जी के लिए। अफसोस थोड़ा सा अवश्य है, खासतौर पे शरद पवार साहब के लिए, कि उम्र के उस मुकाम पर यह कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो उनके अब राजनीतिक वजूद पर बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा गया है। उद्धव ठाकरे अगर कहीं से भी थोड़ा भी शायद है कि उनके स्टार फेवर करें और मोदी साहब उनको एक और अवसर दे देते हैं, तो फिर भी वे सरवाइव कर जाएंगे। प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है शरद पवार साहब के लिए कि इज इट द एंड ऑफ पॉलिटिकल रोड फॉर श्री शरद पवार, और येट समथिंग इज देयर फॉर हिम। चलिए साहब, अब आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, और संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अभी के लिए इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।